सबको मेरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। आज के इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी, मुख्य अतिथि प्रकाशमणि त्रिपाठी जी, आदरणीय दयानिधि जी, अरुणेश जी और इस आभासी मंच से जुड़े हुए सभी विद्वान मित्रों, मैं बधाई देना चाहूंगी विद्याश्री न्यास को क्योंकि उन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है चर्चा के लिए रखा है। विभिन्न भारतीय भाषाएं। संस्कृत से हमारी सारी भारतीय भाषाओं का जन्म होता है और मैं कहना चाहूंगी कि हमारी भारतीय भाषाओं ने अपने विकास यात्रा की कहानी अपने अपने तरीके से लिखी है और उनका अपना अपना वैशिष्ट्य भी है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि सारी भारतीय भाषाओं का जो मूल स्वभाव है, जो उसका संस्कार है, उसका जो मूल चरित्र है, वो एक ही है। सारी भारतीय भाषाएं अपने सृजनात्मक स्रोतों की जब तलाश करती हैं तो उनकी दृष्टि वेद, पुराण और उपनिषदों की तरफ दौड़ती है। और हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में, जैसे पंडित विद्यानिवास जी मानते रहे कि सारी भारतीय भाषाओं का स्रोत जो है एक ही है, तो हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में जो मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों की उद्भावना है, उसी से आप देखें सारी भारतीय भाषाएं जुड़ी हुई हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित, मैं साहित्य की बात भी करूंगी क्योंकि साहित्य से हूं, विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो रचित साहित्य है, अगर आप उसको देखें तो उसके मूल स्वभाव में परस्पर एक सहचर्य प्रणाली आपको दिखाई देती है। तो भारतीय रचनात्मकता का जो एक लंबा इतिहास है विभिन्न भारतीय भाषाओं का, उन विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच एकता के संधान का सूत्र अगर कुछ है तो वो है हमारा सांस्कृतिक बोध। एक अखंडित और संपूर्ण चेतना की हमारी जो संवाहिका है भारतीय संस्कृति, उसकी जीवन धारा समूचे जो भारतीय भाषाएं उनके साहित्य में समाहित है। हम अलग अलग प्रांतों में बसते हैं, हमारे खान पान, हमारी बोली, हमारी वेशभूषा अलग है, लेकिन हम सब अपने देश की जो महान जीवन परंपराएं हैं, हमारे देश का जो एक गौरवशाली इतिहास है जो हमारे पास है, हमारे जो पौराणिक और सांस्कृतिक मिथक हैं, हमारी जो स्मृतियां हैं, उनसे हम एक ही तरह का लगाव महसूस करते हैं, एक ही तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। इन सबसे हमारा एक ही तरह का नाता है। तो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जातियों के वैशिष्ट के बावजूद जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं, उनका जो साहित्य है, उसमें उसके अंदर एक केंद्रीय जीवन दृष्टि है और उस केंद्रीय जीवन दृष्टि के समग्रता बोध ने, हम कहें कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के फलक पर, उनके साहित्य के फलक पर जो भारतीयता के स्वर हैं, भारतीयता के स्वरों की जो संवाद चेतना है, उसको निरंतर जीवंत बनाए रखा है। और भारतीय रचनाकारों की मैं कहना चाहूंगी जो एक उनके भीतर की जो सजगता है, आत्मसजगता आप उसको कह सकते हैं, वो हमारे सांस्कृतिक अनुभवों से पुष्ट होती है, जहां परंपरा और स्मृति के असंख्य सूत्र समाविष्ट हैं। इतिहास है, मिथक है, तो यहां से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो हमारे सांस्कृतिक बोध में, हमारे जीवन दर्शन में जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच जो एकता के सूत्र बिखरे पड़े, इन्हीं सूत्रों से जब विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है तो वहां एक ही तरह का आपको नैतिक संवेदन दिखाई देता है, एक ही तरह के मानवीय विवेक के बिंदु आपको दिखाई देते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते आए हैं कि भारत केवल बहुभाषी देश नहीं है, वरन उसके पास समुन्नत साहित्यिक भाषाएं भी हैं, जो कि वो तमाम भारतीय भाषाएं जो हमारी हैं वो अपनी रूप रचना में भिन्न हो सकती हैं, मगर वो अपनी आर्थिक संरचना में समरूप है। और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि
आपने जातीय इतिहास, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्य और साहित्यिक संरचना के संदर्भ में जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचा जो हमारा साहित्य है वो एक है। भले ही वो भिन्न तरीके से मतलब भिन्न उसकी लिपि हो भाषा की, उसके द्वारा अभिव्यक्त हुआ हो। अगर हम पूरा इतिहास देखें विभिन्न भारतीय भाषाओं का, साहित्य की बात मैं ज्यादा करना चाहूंगी, जैसा मैंने पहले बताया कि भाई साहित्य से मैं हूँ, तो अगर आप भारतीय साहित्य में देखें, भक्ति काल में भी जाकर के देखिए, क्योंकि जब आप आज की बात करें तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि को भी आपको देखना होगा। तो भारतीय साहित्य में भक्तिकालीन संतों का स्वर देखें तो वो आज भी भाषा और काल की सीमा का अतिक्रमण करके आज भी हम वैमनस्य की दीवारों को ढाने की शक्ति रखता है। तो वर्ण व्यवस्था में जब जड़ता और विसंगति आ गई तो भक्तिकाल में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। हर भाषा के रचनाकारों ने अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी शैली में वर्ण व्यवस्था और जाति के प्रश्नों को भारतीय चिंतन धारा से जोड़ करके उठाना शुरू किया और अपनी शैली, अपनी भाषा और उसकी विभिन्नताओं के बीच जो है मानव मात्र की को एक करने की प्रेरणा को वहां पे जगाया। नानक जब कहते हैं कीरत करो, नाम जपो, वांद छको, तो यह आश्चर्यजनक रूप से वेदों की शिक्षा है जो सारे भारतीय संतों में है। तो जो भारतीय संतों का जो मूल है, सत्य है, अहिंसा है, हम विश्वग्राम की परिकल्पना आज देख रहे हैं, लेकिन वैश्विक परिवार की परिकल्पना तो हमारे यहाँ पहले से। उधर कबीर, दादू, नानक, नामदेव, रैदास, इन सब ने एक ही तरह की बात की है वैमनस्य की दीवारों को उठाने की, सामाजिक स्तर के भेद को मिटाने के लिए। तो वंचित, हम दलित विमर्श की आज बात करते हैं, तो वंचित पीड़ित दलित के उत्थान के लिए आप देखें किस तरह की कोशिशें हुई। तो एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा जैसे स्वर जो है हिंदी साहित्य के फलक पर आपको दिखाई देते हैं। तो तेलुगु साहित्य के पास भी ऐसे ही स्वर हैं। जब तेलुगु साहित्य के पास संत वेमना है वहां पर, इन्हें आंध्र प्रदेश का कबीर कहा जाता है। सिंधी साहित्य में अगर आप आए तो साईं झूलेलाल हैं, संत सादाराम, संत फकीर दरवेश हैं। कबीर अगर दुर्बल को न सताइए कहते हैं तो सिंधी के संत फकीर दरवेश दुलराई जी नगरीय वांगुर नास दिव्यंद जैसी बात कहते हैं। कबीर के साथ महाराष्ट्र के तुकाराम भी समरसता और सौहार्द की बात करते हैं। तो कबीर की तरह विभिन्न भारतीय भाषाओं के रचनाकारों ने समरसता का पाठ पढ़ाया है। उड़ीसा के संत कवि दसिया वाउरी हैं, बंगाल के चैतन्य हैं, असम के शंकर देव हैं, जिन्होंने साहित्य को सामाजिक दृष्टि से कबीर और नानक की भांति ही समरसता लाने की प्रयास किया है। कबीर, कश्मीर की संत लल्लेश्वरी का आप नाम ले सकते हैं। हिंदी में तुलसी का रामचरित मानस अगर मानव मूल्यों की रोशनी में समरसता का अध्याय रचता है, तो इसी तरह तेलुगु के रचनाकार रंगनाथ अपनी रंगनाथ रामायण में भारतीय जीवन मूल्यों की आचार संहिता उसी तरह से रचते हैं जैसे हिंदी में तुलसीदास रामचरित मानस में रचते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा में मीरा है, तो तमिल में कृष्ण भक्ति परंपरा में आंडाल है, जो कि मीरा के निकट है। और मीरा और आंडाल दोनों में ही स्त्री चेतना को आप देखेंगे, एक ही तरह की स्त्री चेतना आपको दिखाई देगी। तो आजादी के आंदोलन में अगर आप देखें, मैं जल्दी से आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि समय मुझे कम ही दिया गया है। तो आजादी के आंदोलन में आप देखें तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी आपको बिल्कुल एकात्मकता देखने को मिलेगी। सबने अपने अपने सृजन फलक पर राष्ट्रीय दायित्वों को निर्वाह किया है। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त अगर भारत भारती लिखते हैं, तो तमिल में सुब्रमण्यम भारती है जो कि पांचाली शब्दम लिखते हैं। कैसे और लोग कृति है राष्ट्रीय बोध से उनके ऊपर है ना, उन्होंने अपना ऑन किया गया। अगर आप आए बंगाल की तरफ तो प्लीज अपना माइक अगर आप लोग म्यूट कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बंगाल की तरफ आइए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जो कि आनंद मठ जैसा उपन्यास लिखते हैं और वंदे मातरम गीत रचना करके राष्ट्रीय चेतना को जन जन तक पहुंचाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो ने बंग भंग के विरोध में रक्षाबंधन के त्योहार पर भाईचारे का संदेश देते हुए मातृभूमि वंदना कविता लिखी है। तेलुगु में अगर आप बात करें तो अप्पाराव जी हैं।
तमिलनाडु में तमिल में मैंने सुब्रमण्यम भारती का नाम लिया ही। कन्नड़ की अगर आप बात करें तो कवि वेदगिरी हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगी विभिन्न भारतीय भाषाओं के रचनाकारों ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना का अलग जगाया। पंजाबी के लोक साहित्य में भी अगर आप देखें तो इसी तरह की बात आई। जब एक बहुत अच्छा सा वो है गीत अगर याद आ जाए, पगड़ी संभालो जट्टा पगड़ी संभालो, हिंद है मंदिर तेरा तू इसदा पुजारी होए जैसी बात आती है पंजाबी में। आधुनिक काल के रचनाकारों को आप ले तो विभिन्न भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को, तो उन्होंने यथार्थवाद की नींव को सशक्त करते हुए अपने अपने रचनाओं में सामाजिक विद्रूपताओं और समस्याओं को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है। और उस यथार्थ बोध को उन्होंने अभिव्यक्त किया जिसको उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक प्रामाणिकता के बीच पाया था। प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, एक स्वस्थ जीवन दृष्टि विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपको दिखाई देती है। किसानों की संवेदनशीलता को अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही उठाते हैं, प्रेमचंद उठाते हैं। तो उसी तरह की जो उड़िया में अगर आप देखें तो उड़िया में भी किसानों की समस्या को फकीर मोहन सेनापति ने उठाया। उनको उड़िया साहित्य का प्रेमचंद कहा जाता है। तेलुगु के रचनाकार उन लक्ष्मी नारायण का उपन्यास मालापल्ली पढ़िए तो वहां भी किसान की समस्या आपको मिलेगी। और आज जो अस्मिता मूलक विमर्श का दौर है जिसमें दलित अस्मिता, स्त्री अस्मिता, आदिवासी अस्मिता की बात होती है, तो विभिन्न भारतीय भाषाओं की रचनाओं को अगर आप पढ़ें तो उनमें लगभग एक जैसा कथ्य आता है। तेलुगु उपन्यासकार मुपल्ला को पढ़ें, अगर आप हिंदी के ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ें तो एक ही जैसी चीज आपको दिखाई देगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय कि विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य एक समान संवाद धर्मिता से निकल करके आता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो जिन भाषाओं का उल्लेख है उसमें रचित साहित्य का अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, अन्वेषण करेंगे तो निश्चित ही ये तथ्य प्रमाणित होगा कि ऐतिहासिक क्रम से साहित्य में जैसे जैसे बदलाव आते गए वैसे वैसे विभिन्न भारतीय भाषाओं के रचनाकारों ने नए बदलते भावों के साथ, परिवर्तित भावों के साथ अपना एक रिश्ता बनाया है। और आज भी जो सामाजिक मानवीय राष्ट्रीय सरोकार हैं उनको हमारे विभिन्न भारतीय भाषाओं के जो रचनाकार हैं उनको लेकर के उनकी सजगता एक जैसी है, उनकी चिंताएं एक जैसी है, उनकी निष्ठाएं एक जैसी है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के जरिए ये सारे रचनाकार अपने साहित्य के माध्यम से मनुष्य को बचा लेने की जिद सब में एक जैसी आपको दिखाई देती है। भाषा और साहित्य दोनों का प्रयोजन सारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में एक स्वस्थ साझेदारी के लिए तैयार करना है। और सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों की सोच में ये सांस्कृतिक साझेदारी की उत्कंठा हमेशा बनी रहे और सब परस्पर अपनी संवाद चेतना में भारत बोध को, सांस्कृतिक बोध को लेकर के पाठकों के भावों का संवर्धन करते रहें, संभाव से राष्ट्र के सांस्कृतिक एकत्व की अवधारणा को दृढ़ करें, यही हम कामना करेंगे। और आज जरूरत इस बात की है कि हम विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित जो साहित्य है उसकी दार्शनिक विवृत्तियों को खोलें, उसकी केंद्रीय संवेदनाओं को, उसमें जो मूल्य परक अनुभव संपदा है उसका विश्लेषण करें और उसमें निहित एक समान सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के जो उदाहरण वहां समाहित हैं उनको समझने की हम कोशिश करें और ये जानें कि हमारा जो वैविध्य है विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का, वो वैविध्य है लेकिन उसका केंद्र स्थल एक ही है। और ये केंद्र स्थल हमारी जो सामूहिक चिति है भारत की, उसको हमेशा प्रेरणा देते रहे। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि मैंने अपनी समय सीमा के अंदर अपनी बात रखी है और विद्याश्री न्यास ने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, आप सबने धैर्य के साथ सुना। मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय कुमुद शर्मा जी। आपने भारतीय भाषाओं